Rahim. Assalamu alaikum students. This is Mahjami, lecture botany. Today we are going towards our new chapter, that is biotechnology. As you know, biotechnology is a study of science. It is a study of living organisms which are used for the welfare of mankind. अब इस लिविंग ऑर्गेनिज़म का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको आमतौर पे हम एग्जांपल देते होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जी बायोटेक्नोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ द योगर्ट बाय यूजिंग बैक्टीरिया। तो हमारे जहन में ये आता है कि सिर्फ बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया, वायरसेस या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को, लाइक हम जो है वो किसी शीप को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी गॉड को इस्तेमाल कर रहे हैं, काऊ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जीन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़मरे में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। Since Mendel's work was rediscovered in 1900, geneticists have made startlingly advances which have led to a new era of DNA technology। यानी तकरीबन 1900 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो है काम करना शुरू किया। मॉडर्न टेक्निक्स एनेबल जीन्स टू बी रिमूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्ट इनटू अनदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है कि हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर्ड करैक्टर को हासिल करें, जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन। नॉट वेरी लॉन्ग अगो पीपल विद इंसुलिन डिपेंडेंट diabetes mellitus received the insulin they needed for survival from dead animals। तो पहले क्या था कि जिनको डायबिटीज़ होता था, ज़ाहिर इंसुलिन की उनमें कमी हो जाती है, तो इंसुलिन को ना डेड एनिमल से हासिल किया जाता था। अब ये बीमारी तेज़ी के साथ फैलती गई, इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है बढ़ती रही, तो इन डेड ऑर्गेनिज़म से इंसुलिन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही थी। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आए, तो हम ह्यूमन इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। सिंस 1900s बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्रोड्यूस ड्रग्स एंड वैक्सीन टू क्रब ह्यूमन इलनेस। और अब जो है 1980 से जो है 1980 से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू क्लीन अप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इलाज करना बायोटेक्नोलॉजी है, हम इन्वायरमेंट में यूज़ करें, जैसे पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करें, बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करें, इंसेक्ट्स पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये भी उसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू अल्टर द जीनोटाइप एंड सब्सिक्वेंटली द फिनोटाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट्स और एनिमल्स की जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज कर सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब है जीन्स को चेंज किया जा सकता है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जा सकता है। फिनोटाइप का मतलब है अपीयरेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया जा सकता है। Indeed, gene therapy in human attempting to repair a faulty gene is already undergoing clinical trials। इसके अलावा अब हमारे ये भी काम हो रहा है कि जो हमारे जिस्म में फॉल्टी जीन्स हैं या जीन्स जो ठीक नहीं हैं, वो ठीक तरह से प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, उनको भी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। There are those who are opposed to manipulation of gene for any reason, although they have been no ill effect as yet. They fear the possibility of health and ecological repercussions in the future। तो खैर मतलब कहीं जगह पर ये आ रहा है कि इन जीन्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर अपोज करें, लेकिन अब तक ये देखा गया है कि इस काम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खैर ये था हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एक मेथड है क्लोनिंग ऑफ अ जीन, यानी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स की क्लोनिंग कर रहे हैं। क्लोनिंग कहते होते हैं मल्टीपल कॉपीज़ का बनाना, यानी आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज़ का बनाना। अगर हमें कोई जीन समझ आती है कि ये जीन बहुत बेहतर है, इस जीन को हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं। दैट इज़ नॉन एज़ द क्लोनिंग। तो क्लोनिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से दो मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग का एक तरीका ये है। ये कब इस्तेमाल की जाती है? व्हेन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन इज़ रिक्वायर्ड, जब हमने बहुत ज़्यादा जीन्स बनानी है। और दूसरा मेथड है पीसीआर, जब हमने कम कॉपीज़ तैयार करनी है तो हम पीसीआर को लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, रन करवाते हैं, और वहाँ पर हम अपनी जीन्स को तैयार करवा लेते हैं, क्लोन करा लेते हैं। और जब हमने बहुत ज़्यादा कॉपीज़ हासिल करनी है तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले हम आते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तरफ। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉपुलरली नॉन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट सिंथेसाइजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए विच कंटेन डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पहले रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? 2 सोर्सेज के डीएनए को कंबाइन करके जो नया डीएनए तैयार किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे पास क्या स्टेप्स हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? तो सबसे पहले आपको जीन चाहिए जिसको आपने क्लोन करना है। इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए क्योंकि आपने उस जीन को निकालना है, डीएनए में से निकालना है। फिर आपको एक मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए, कोई वेक्टर चाहिए जिसके अंदर आपने जीन को इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद वेक्टर इज़ देन इंट्रोड्यूस इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम। फिर आपको एक एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए जिसमें आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ डाल देना है और उसके बाद वहाँ पर वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करेगी। यानी सबसे पहली बात क्या थी कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है, जिसको आपने कॉपी करनी है। तो हम कैसे जीन को हासिल कर सकते हैं? जीन को हासिल करने के 3 तरीके हैं। आप किसी क्रोमोसोम से इसको आइसोलेट करें या आप उसको केमिकली सिंथेसाइज करें। यानी अगर आपको पता है कि उसका सीक्वेंस क्या है, कहाँ पर एडेनिन आनी है, कहाँ पर थाइमिन आनी है, कहाँ पर साइटोसिन आ रही है, कितनी कितनी आ रही है, तो आप इसको केमिकली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप मैसेंजर आरएनए से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से बनता है। यानी डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा लें तो हम डीएनए तैयार कर सकते हैं और वहाँ से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं। जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम। अब हमने कहा जी पहला तरीका क्या था कि हम क्रोमोसोम से निकाल सकते हैं। क्रोमोसोम से जीन्स को निकालने के लिए आपको उनको कट करके निकालना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स विच आर नॉन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर जाकर जीन्स को कट कर सकते हैं। इफ़ हाउएवर द जीन्स आर स्मॉल दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। जैसे हमने कहा केमिकली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। अनदर वेरी कॉमन मेथड फॉर गेटिंग द जीन इज सिंथेसाइजिंग इट इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यानी मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो डीएनए बनाया जाता है दैट इज़ नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो अभी ऊपर हमने जिक्र किया कि हम एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को इस्तेमाल करके जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम इसी मेथड को जो है वो डिस्कस करते होते हैं। यानी हम किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर से मॉलिक्यूलर सीजर्स को यूज़ करके अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास आए कहाँ से थे। These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against the viruses। तो बेसिकली हमें सबसे पहले बैक्टीरिया में मिले थे। यानी बैक्टीरिया इनको अपनी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। वायरसेस बेसिकली क्या है? वायरस कैसे अटैक करते हैं? वायरस अपना डीएनए जो है वो किसी बैक्टीरिया में डाल देते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा था उसके अंदर आपने डिस्कस किया था। तो वो जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद होल्ड करने की कोशिश करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनके पास स्पेशल एंजाइम्स होती हैं, तो वो जैसे ही वायरसेस के बैक्टीरिया उनमें अटैक करते हैं वो उनकी स्पेशल रीजन के ऊपर जाकर, यानी एंजाइम्स वायरसेस के डीएनए की स्पेशल रीजन के ऊपर जाकर उनको कट करना शुरू कर देते हैं। इसी कटिंग मेथड को जो है हमने इस्तेमाल किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डाउन द वायरल डीएनए बट डज नॉट हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी वो सिर्फ वायरस के डीएनए, यानी इसका मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स को जाके कट करते हैं। They are called the restriction enzymes because they restrict the growth of the viruses. In 1970, Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University isolated the first restriction enzyme. Bacteria produce a variety of such restriction enzymes which cut the DNA at very specific site characterized by a specific sequence of 4 or 6 nucleotides arranged symmetrically in the reverse order. ठीक हो गया? तो क्या है कि वो कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया की स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर जाके कट करते हैं और वो स्पेसिफिक रीजन्स हैं वो बेसिकली 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती हैं। वो रिवर्स जो है वो उसमें अरेंज हुई होती है। जैसे यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको देखें। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ से कट करेंगे, AATT PTTA, ये देखिए ये रीजन जो है वो रिवर्स हुई हुई है। तो इस तरह की रीजन्स को जाके जो है वो कट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह के सीक्वेंस को जो कि सिमेट्रिकली रिवर्स ऑर्डर के अंदर होते हैं उनको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देते हो। सो फार मोर देन 400 सच एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड आउट ऑफ विच अबाउट 20 आर फ्रीक्वेंट यूज इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो तकरीबन 400 एंजाइम्स मिल चुके हैं, उनमें से 20 एंजाइम्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं।
EcoR1, a commonly used restriction enzyme, cut double stranded DNA when it has this sequence of base at the cleavage site, यानी ये वाली जगह जो भी हमने देखी डायग्राम के अंदर आपको दिखाई हुई है, तो EcoR1 इस जगह के ऊपर जाकर कट लगाता है. नोटिस देयर इज़ नाउ अ गैप इनटू विच पीस ऑफ फॉरेन DNA कैन बी प्लेस. तो अब जैसे उसने कट किया, कट करने के बाद ये देखें ये गैप्स बन गए जिनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं. अब यहाँ पर हम अपना फॉरेन DNA जो है वो आसानी के साथ अटैच कर सकते हैं जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है. if it ends in bases complementary to these exposed by the restriction enzyme. और किस सूरत के अंदर अटैच हो सकता है? जब उस डिज़ायर्ड DNA के जो एंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हों इसके साथ. यानी अगर यहाँ पर आपके पास थाइमिन है तो उसके पास एडेनिन होना चाहिए, एडेनिन तो उसके पास थाइमिन होना चाहिए, फिर कहीं जाके वो अटैच कर सकता है. The single-stranded but complementary end of two DNA molecules are called the sticky ends because they can bind by complementary base pairing. They therefore facilitate the insertion of foreign DNA into the vector DNA. तो इस तरह से vector DNA में insert हो सकता है. दूसरी चीज़ हमने क्या कही थी कि अब आपने निकाल लिया DNA, अब आपको एक वेक्टर चाहिए जिसके अंदर आप उसको insert कर सकते हैं. To make recombinant DNA, one often begins by selecting a vector, the means by which recombinant DNA is introduced into the host cell. One common type of vector is plasmid. तो plasmid किस में होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं. Plasmid were discovered by investigators studying the sex life of the intestinal bacteria Escherichia coli. Plasmids are natural extra chromosomal circular DNA. बेसिकली प्लाज्मिड जो हैं वो DNA है, गोल है, सर्कुलर होते हैं और क्रोमोसोम से बाहर यानी क्रोमोसोम से अलग होते हैं, इसलिए आप इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहते हैं. ये देखें ये क्रोमोसोम है इसका, ये इसका प्लाज्मिड है, तो सर्कल की शक्ल के अंदर है, क्रोमोसोम से बाहर है, तो इसलिए आप इसको कहते होते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA. विच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी. तो ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं और इनके पास स्पेसिफिक जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करती हैं इसमें, यानी एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और फर्टिलिटी. वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर PSC101 has antibiotic resistant gene for tetracycline, whereas PBR322 has antibiotic resistant gene for the tetracycline as well as amplicin. तो इसके अंदर जो है वो बता दिया 101 के अंदर टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस मौजूद है. यानी अगर कोई मेडिसिन, अगर इस तरह कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करता है और आप एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हो, यानी अगर बैक्टीरिया 101 है तो टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हो, तो आप रिकवर नहीं होगे क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है. इस तरह से अगर PBR322 अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो ना आप एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो ना टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हो. Inserting gene of interest in tetracycline resistant gene of plasmid PBR322 would enable separate out cloning colonies of bacteria in a medium containing amplicin vice versa. अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हमने ना जीन इकट्ठी करनी है. अब हमें पता है हम प्लाज्मिड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड DNA जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करता है. तो जब वो रेप्लिकेट करेगा तो वो प्लाज्मिड जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है उसको हम ले सकते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी कौन सा बैक्टीरिया उसके पास हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसमें से उसको निकालना चाहते हैं. तो क्या किया जाता है? मिसाल इन्होंने आपको दी हुई है कि आपने क्या किया, PBR322 लिया, 322 लिया. अब हमने क्या कहा कि जो PBR322 है उसके अंदर एम्प्लीसिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी मौजूद है, टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस मौजूद है. आपने वो एरिया जो टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है उस एरिया को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी. उसके बाद आपने उसको ग्रो करवा लिया, कराते रहे. अब हमारे पास जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी. फिर आप उसको कैसे उसमें सेपरेट आउट करोगे? आपने एक मीडियम तैयार करना है, उसके अंदर आपने एम्प्लीसिन जो है वो एंटीबायोटिक डाल देनी है. तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद होगी वो बच जाएंगे, बाकी सब के सब जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे. यानी जिनके पास प्लाज्मिड होगा वो बच जाएंगे, बाकी सब के सब ख़त्म हो जाएंगे. और जिनके पास प्लाज्मिड है उसके पास हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो वहाँ से हम उनको जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे. हमने एक जीन डाली थी और फिर हमें हज़ारों की तादाद में एट द एंड जो है वो जीन मिल जाएगी. उसके बाद हम कहते हैं जी रिकम्बिनेंट DNA हमने तैयार करना है. फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ रिकम्बिनेंट DNA द प्लाज्मिड्स कट विद द सेम एंजाइम विच वाज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज देन जॉइंड विद द स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस आफ्टर कटिंग द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ अनदर स्पेशल एंजाइम नोन एज द DNA लाइगेज. इन्हें आपने पहले कट किया, फिर आपने उसको जगह पर जीन लगा दी और DNA लाइगेज के जरिए उसको जोड़ दिया. दिस एंजाइम सील द फॉरेन पीस ऑफ DNA इनटू द वेक्टर. फिर आपने उसको
वेक्टर के अंदर डाल दिया. नाउ 2 डिफरेंट पीस ऑफ DNA हैव बीन ज्वाइन टुगेदर विच इज़ नाउ नॉन एज द रिकम्बिनेंट DNA और कैमेरिक DNA. तो इस तरह से आपने जो है रिकम्बिनेंट DNA तैयार कर लिया. अब आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसका रिकम्बिनेंट DNA के को देखना चाहते हो. अ क्लोन कैन बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब आपने क्लोन्स तैयार कर लिए. दे कैन बी लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, दे कैन बी लार्ज नंबर ऑफ सेल, दे कैन बी लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमन. तो यहाँ पर कहते हैं फिगर 23.3 ये वाली, इसके अंदर वो कहते हैं इट कंपेयर द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड एंड अ वायरस टू क्लोन अ जीन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने बैक्टीरिया को यूज़ किया, नहीं प्लाज्मिड को क्लोनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, और नीचे जो है उन्होंने वायरस को क्लोनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है. बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड स्पेशली इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड टू मेक दैम मोर परमिएबल. तो हम पहले बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में डालते हैं, वहाँ पर हमने अपने प्लाज्मिड भी डाले हुए. तो वो प्लाज्मिड जो है वो कैल्शियम जो क्लोराइड है वो उसकी सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को जो है वो परमिएबल कर देगा और वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, प्लाज्मिड दाखिल हो जाएगा. देयर आफ्टर एज द सेल रिप्रोड्यूस अ बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म एंड ईच न्यू सेल कंटेन एटलीस्ट 1 प्लाज्मिड. देयरफॉर ईच ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो वो ग्रो करते जाएंगे, हर एक के पास एक प्लाज्मिड होगा, उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगी विच विल एक्सप्रेस इट सेल्फ एंड मेक अ प्रोडक्ट. और साथ साथ वो प्रोडक्ट या लाइक अगर हमने इंसुलिन की जीन डाली है तो इंसुलिन हमें मिलना शुरू हो जाएगी. From this bacterial clone, the cloned genes can be isolated for further analysis or protein products can be separated. Beside plasmid, the DNA of bacterial virus, for example, lambda phage can also be used as a vector. तो हम वायरस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने लैम्डा फेज की बात की, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आफ्टर लैम्डा फेज अटैच टू अ होस्ट बैक्टीरियम, रिकम्बिनेंट DNA इज रिलीज फ्रॉम द वायरस एंड एंटर द बैक्टीरियम. Here it will direct the reproduction of many more viruses. Each virus and bacteriophage clone contain a copy of gene helping the clone. तो इस तरह से आपको जो है वो जीन्स मिल जाएंगे. इस तरह से हम जो है वो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स की क्लोनिंग कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जीनोमिक लाइब्रेरी से ऑनवर्ड जो है वो फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को स्टडी करेंगे और उससे आगे हम चलेंगे. यहाँ तक अगर किसी को मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह.